अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टच स्क्रीन। सेक्शन का नाम था हार्डवेयर। सेक्शन का नाम था हार्डवेयर। जो चैप्टर हम मुकम्मल कर रहे थे वो कर रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। पहले हम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड किया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड FE साइकिल, FDE साइकिल, इनफैक्ट फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। देन वी केम टू द डिवाइसेस, हार्डवेयर की तरफ आगे जो फिजिकल डिवाइसेस थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे जैसे हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले मुकम्मल किया था किसको? सबसे पहली डिवाइस कौन सी थी इनपुट में जी? बारकोड रीडर। उसके बाद हम लोगों ने QR कोड रीडर। उसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड्स हमने पढ़ा। कीबोर्ड्स के बाद हम लोगों ने कैमरास हमने पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोफोन्स पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने 2D एंड 3D स्कैनर्स हम लोगों ने पढ़े और हम लोगों ने ऑप्टिकल माउस भी पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस और इनका ऑपरेशन हम लोगों ने समझा। हर एक बच्चे को इनका जो ऑपरेशन है उसकी फिंगर टिप्स पे उसको याद होना चाहिए कि ऑपरेट कैसे करती है। समझ रहे बात? जैसे बारकोड रीडर में वाइट एंड डार्क लाइंस थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो रिफ्लेक्शन या तो नो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी या तो लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। नो लाइट को हम 1 कह देते थे और जो लाइट होती थी उसको 0 कह देते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने माउस के बारे में बात की थी कि जो ऑप्टिकल माउस था वो लेज़र लाइट या LED नीचे रिफ्लेक्ट बैक हो के आती है, जो उसको लाइट सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं और उसकी बेस पे कर्सर को मूव कराया जाता है। सुने मेरी बात, मेरी बात सुने। फिर इसके अलावा हम लोगों ने ऑप्टिकल माउस के अलावा हम लोगों ने कीबोर्ड का कहा कि एक कीबोर्ड के हर की के नीचे एक सर्किट बोर्ड होता है। जब आप उसकी प्रेस करते हैं सर्किट मुकम्मल होता है। सर्किट मुकम्मल होने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के पास उसका करंट जाता है, जिसकी बेस के ऊपर वो डिटरमिन करता है कि कौन सी की प्रेस की गई थी। ठीक है, और उसकी फिर ASCII वैल्यू कंप्यूटर में सेव कर दी जाती है। फिर माइक्रोफोन का हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, माइक्रोफोन का डिस्कस किया था। माइक्रोफोन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक डायाफ्राम होता है, ऑडियो उसके पास जाती है, वो वाइब्रेट करता है, उसके साथ एक कॉइल अटैच्ड होती है, कॉइल भी मूव करती है परमानेंट मैग्नेट के अक्रॉस, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है और उस इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर अटैच्ड होता है, जो उसकी एनालॉग करंट की वैल्यूज़ को कंसीडर करके उसको 1s एंड 0s में कन्वर्ट कर देता है। 1s एंड 0s में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने और इसी तरह के 2D स्कैनर्स का हम लोगों ने पढ़ा कि एक ग्लास सरफेस होती है, ग्लास सरफेस होती है जिसको इल्यूमिनेट किया जाता है फ्रॉम अ ब्राइट जीनॉन लाइट। ब्राइट जीनॉन लाइट जो अक्रॉस द डॉक्यूमेंट क्या करती है, ट्रेवल कर रही होती है स्टार्ट पॉइंट टिल एंड। उसके रिफ्लेक्शन से नीचे चार्ज कपल डिवाइसेस होती हैं। चार्ज कपल डिवाइसेस यानी कि सेंसर्स होते हैं, वो उनकी वैल्यूज़ को लेंस की मदद से फोकस करके उसको अपने पास रिसीव करते हैं। उन वैल्यूज़ को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है और वो कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है। 3D स्कैनर में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भी स्कैनर्स लगाए जा सकते हैं, X, Y और Z डायरेक्शन पे स्कैनिंग की जाती है। फिर उसको कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर में उसको सेव किया जाता है। 3D स्कैनिंग जो सी थी वो इस्तेमाल होती थी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के अंदर भी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के अंदर CT स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, SPECT टेक्नोलॉजी, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ठीक है, किसी के अंदर एक्सरेज इस्तेमाल होती थी, किसी के अंदर गामा रेज इस्तेमाल होती थी और किसी के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल होती थी। समझ आ रही है कि नहीं? हर एक की एक डिफरेंट एप्लीकेशन थी। 2D स्कैनर्स एयरपोर्ट के अक्रॉस भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है, फिर एयरपोर्ट के अक्रॉस भी पासपोर्ट को स्कैन करते थे। स्कैन करने के बाद ऑटो फॉर्म फिलिंग के अंदर काम आते थे। जो बेसिक नेसेसरी डिटेल्स रिटन ऑन द पासपोर्ट स्कैन करके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन ऑप्टिकल बोलते हैं लाइट की मदद से रीड करना, उसको लाइट की मदद से रीड करना। ऑप्टिकल
कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर्स को, जो ABCD जो इतनी बीच बातें लिखी होती हैं, ठीक है। रिकग्निशन मतलब रिकग्नाइज़ करना, वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते थे। फिर वो जो कैरेक्टर्स पासपोर्ट से रीड किए जाते थे उसको फिर फॉर्म के अंदर फिल किया जाता था। फिर कैमरास भी इस्तेमाल होते थे एक शख्स की तस्वीर लेने के लिए, और फिर जो तस्वीर पासपोर्ट से स्कैन की जाती थी उसको कंपेयर करने के लिए। और कंपैरिजन के अंदर तस्वीर, जो इंसान की शक्ल की तस्वीर होती है, उसमें कुछ कॉमन फीचर्स नोट किए जाते थे, जिसमें आपकी नाक की विड्थ आती थी, आंखों के बीच का गैप आता था, आईब्रोज की शेप आती थी, जॉ लाइन की विड्थ आती थी, शेप ऑफ द जॉ लाइन आती थी। समझ आ रही है? इस तरह की कुछ चीज़ें नोट की जा रही होती थी, और एक सर्टन परसेंटेज सिमिलैरिटी के ऊपर इंसान को वैलिडेट कर दिया जाता था, अदरवाइज़ उसको इनवैलिडेट किया जाता था। वैलिडेट करने का मतलब क्या? सबसे हाँ बस ठीक है। वैलिडेट करने का मतलब क्या है कि ये बंदा वही है जिसका पासपोर्ट स्कैन किया गया है, तस्वीर में भी वही बंदा, अदरवाइज़ डिफरेंट। बात समझ रहे हैं मेरी कि नहीं? आज हमारा जो टॉपिक है वो है टच स्क्रीन का। टच स्क्रीन दोनों डिवाइसेस में कंसीडर की जाती है, इनपुट के तौर के ऊपर भी और आउटपुट के तौर के ऊपर। राइट नाउ हम इसको इनपुट के तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे कि डेटा कंप्यूटर को या एक मोबाइल फ़ोन को या किसी भी ऐसी टच स्क्रीन को किस तरह से दिया जाता है, कैसे एक टच स्क्रीन जो सी है वो डेटा को डिटेक्ट कर रही होती है। अपर सरफेस तो इंसान को ग्लास की तरह से नज़र आती है। किस तरह से नज़र आती है? ग्लास की तरह दिखाई दे रही होती है। अपर सरफेस किस तरह से दिखाई देती है? ग्लास सरफेस होती है। तो कैसे टच स्क्रीन आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है? तो 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं, 3 तरह की टाइप्स हैं टच स्क्रीन्स के अंदर। एक आती है कैपेसिटिव, दूसरी आती है कौन सी वाली बताएं? इंफ्रारेड, और तीसरी आती है कौन सी वाली? रेजिस्टिव। तीसरी आती है कौन सी वाली? रेजिस्टिव। ठीक है। टच स्क्रीन्स मुख्तलिफ जगहों में आप लोगों ने देखी होंगी, एक्सपीरियंस की होंगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुछ बेकरीज़ में भी लगी होती हैं, रेस्टोरेंट्स में भी लगी होती है। बेकरीज़ में जिसमें आप केक सेलेक्ट कर रहे होते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आप जाते हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं किसी भी जगह, तो वहाँ पे भी मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए आप एक स्क्रीन पर टच कर रहे होते हैं। फिर एट दी एंड आपका एक ऑर्डर नंबर प्लेस किया जाता है, एक स्लिप प्रिंट होके आती है, या आप मोबाइल में आप उसका QR कोड रख लेते हैं, अपना नंबर नोट कर लेते हैं, तो नंबर जाके आप काउंटर पे बताते हैं और वो स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा होता है। क्या ख्याल है? इंसान है ना, उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो जाता है, वो स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं प्रोडक्ट्स की, पैसे लिखे हुए होते हैं, क्वांटिटी आप सेलेक्ट करते हैं, बटन प्रेस करके, मतलब स्क्रीन पर टच करके चीज़ आपने ये सेलेक्ट कर ली, आपको एक नंबर, ऑर्डर नंबर अलॉट हो गया। ऑर्डर नंबर आप याद रख लें बेशक, या वो एक प्रिंट भी दे सकता है पर्ची का। जैसे ही वो प्रिंट आता है, अब प्रिंट आके आप काउंटर पे अब वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है पीछे कहाँ पे? मशीन को वो ऑर्डर पता चल जाता है कि ये ऑर्डर आया। जैसे ही मशीन वो उस चीज़ को बना रही होती है, चीज़ों को कलेक्ट करके बॉक्स में डाल के, एक इंसान, ऑर्डर आपके चेंज हो रहे होते हैं, जाके उसको पर्ची दिखाइए, या किसी ऐसी मशीन में जाके जो बार कोड जनरेट हुआ है स्कैन करें उसको, साथ ही पैसे दें, जितने पैसे बनते थे उसके लिए मशीन भी इस्तेमाल हो सकती है, मशीन में पैसे आप दे सकते हैं और मशीन आपको वो चीज़ वापस कर सकती है। तो बहुत हद तक बीच में से इंसान क्या हो रहा है, जो जॉब वाले लोग थे वो क्या हो रहे हैं? माइनस होते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मशीन सारा काम कर रही है। अभी तो एक बंदा काउंटर पे खड़ा हुआ है जो आपको चीज़ें डिलीवर करता है, लेकिन वेंडिंग मशीन की तरह से अगर देखा जाए तो उस बंदे को भी माइनस कर दिया जाएगा आफ्टर सम टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्डर टेकर ख़त्म हो गया ना। अब कौन ऑर्डर लेता है? अब मशीन लेती है ऑर्डर। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ऑर्डर कौन लेता है? मशीन ऑर्डर ले रही होती है। फिर उसके बाद QR कोड जनरेट होते हैं। वो QR कोड आप इंतज़ार करते हैं जब तक मशीन आगे आपका QR कोड डिस्प्ले नहीं करती या आपका ऑर्डर नंबर डिस्प्ले नहीं करती। ठीक है, जैसे ही वो आपका ऑर्डर नंबर डिस्प्ले, जाके अपनी पर्ची जो एक मशीन तक रखें, मशीन के नीचे रखें, वो स्कैन करेगा, आपसे पैसे मांगेगा। आप उसको वेंडिंग मशीन को जैसे आप पैसे देते थे, आप उस मशीन को भी पैसे दें। पैसे जितने भी देंगे कम से कम उतने पैसे होने चाहिए जितने का बिल बना हुआ है। ज़्यादा दे सकते हैं, बाकी वो आपको क्या कर देगा? रिटर्न कर दे। साथ ही पीछे मशीन ही वो ऑर्डर उठा के तो उस एग्ज़िट विंडो से आपको वो चीज़ आपको दे देगी। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? अब जो शख्स पढ़ाई नहीं करता तो वो इस तरह की जॉब्स भूल जाए कि वो इस तरह की जॉब्स में भी कभी जा सकता है। ठीक है कि नहीं? सो जॉब्स फ्यूचर की कैसी हैं? पढ़ी लिखी, पढ़ाई से रिलेटेड काम भी होंगे, रिसर्च से रिलेटेड काम होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? सो ये सारे लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। सो इस तालीम को इस निगाह से भी देखा करें
इस निगाह से भी देखा करें कि फ्यूचर का इसकी वल्नरेबिलिटी भी तालीम की कितनी ज़्यादा है। आप तालीम ना हासिल करें तो ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं पढ़ रही, दुनिया तो पढ़ रही है, आप पीछे रह जाएंगे। तो दुनिया के साथ रहने के लिए आपको फिर डेफिनेटली मेहनत ज़्यादा करनी है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जब हम कैपेसिटिव टच स्क्रीन की बात करते हैं, चले कैपेसिटिव की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, कैपेसिटिव की डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा ना टच पैड एक डिफरेंट चीज़ है, ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा। टच पैड डिफरेंट चीज़ है, टच स्क्रीन डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इनपुट्स के तौर पे आप कंप्यूटर्स में क्या करते थे, पहले मॉनिटर्स होते थे आपके सामने, आप माउस की मदद से ना ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, ऐसे ही होता था ना। लेकिन अब क्या होता है, माउस की मदद से नहीं होता, अब टच स्क्रीन ज़्यादा है। तो मैं तीनों की बात करूँगा आपके साथ, कैपेसिटिव की, जो नीचे आपके इस पर लैपटॉप के ऊपर गिवन उसको टच पैड बोलते हैं। टच पैड के अंदर प्रेशर सेंसर्स भी लग सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेस आप जब करते हैं तो वो आपके डेटा को रीड करते हो, कर्सर जहाँ पे भी हो तो उसके हिसाब से रीड कर लिया जाता है। कैपेसिटिव की जब बात की जाती है तो पहले ज़रा इस लफ्ज़ को समझिएगा, ये आपके लिए एक न्यू लफ्ज़ है कैपेसिटिव। वैसे मुझे बताएं, आप में से किसी को पता है कैपेसिटर क्या होता है? एनीवन? नंग्याल? पंखों में लगा होता है, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। और कोई बच्चा बता सकता है कैपेसिटर्स के बारे में? नो। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं। यस बेटा? वोल्टेज एडजस्ट करता है, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी। और बताएं कोई और? यस सर, वो जो मॉनिटर्स के अंदर सिलेंडर सी चीज़ होती है उसको भी कैपेसिटर कहते हैं? जी बिल्कुल, उसको सिलेंड्रिकल जो चीज़ होती है उसको भी कैपेसिटर कहा जा सकता है। आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रही होगी, फ्रंट रो को नज़र आ रही होगी, ये जो ब्लैक कलर के जो आपको छोटे छोटे सिलेंडर्स नज़र आ रहे हैं, ये वन टाइप ऑफ द सिलेंडर है। ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहा है ना, ये आप देखें नज़र आ रहे हैं, इसको कैपेसिटर कहा जाता है। खैर ये उसकी एक शक्ल है, बहुत सारी डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। लास्ट रो आपको मशीनरी नज़र आ रही है, इसके अंदर मशीनरी के अंदर भी है जो से ना बहुत सारे सिलेंडर्स हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों को ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराऊँ, ये देखें नज़र आ रहा है ब्लैक सा, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, ये चार्ज को स्टोर कर रही होती, नज़र आ रहा है ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है नंग्याल। इसकी शक्ल डिफरेंट है, लेकिन जो पंखों में लगा होता है वो कैपेसिटर कैसा होता है, वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। कैसा होता है वो? लड़कियों ने भी देख लिया, आपने माहम देख लिया? दीज आर द कैपेसिटर्स, द वन जिस पे ये ग्रे कलर की लाइन लगी हुई है। इसके दो पिन्स होती हैं, ग्रे लाइन जो पिन होती है ना, जिसके नीचे वो नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर किया जाता है, दूसरे को नेचुरली पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये ब्लैक कलर के सिलेंडर्स हैं। इतना करीब आ गया हूँ, थोड़ा सा तुम भी एफर्ट कर लो ना, गर्दन आगे ले आओ। ये जो चीज़ है, ठीक है, आप लोग देखो ज़रा, दीज आर कैपेसिटर्स, ठीक है। ये वाले होते हैं कैपेसिटर्स, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। आपको पता है हमारी जो रैम होती है, रैम सुने ज़रा सारे, जो रैम होती है, रैम की भी दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। जो डायनामिक रैम होती है उसमें मिलियंस ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन साइज़ में इतने बड़े नहीं होते, वो इंतहाई छोटे होते हैं साइज़ में। तो कैपेसिटर को पहले ज़रा समझ ले सारे, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होगा। रेजिस्टर को तो पता है ना सारों को, रेजिस्टर को तो पता है ना, चार्ज को जो हिंड्रेंस, इलेक्ट्रिक करंट को हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, रेजिस्ट कर रहा होता है कि आगे ट्रेवल नहीं करना। समझ आ रही? जो रुकावट पैदा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टर बोलते हैं। वो भी एक डिवाइस है। हर एक जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अप्लायंस है, उसकी एक ख़ास क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, रुकावट होती है, नेचुरल है उसके अंदर। जो उसके अंदर एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो चार्ज को सम टाइम आगे नहीं जा रहे, वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। समझ रहे बात कि नहीं? खैर, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर साइड नोट्स के तौर पे लिखें, ये नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। कैपेसिटर क्या है? ये है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, अनलाइक रेजिस्टर्स, ठीक है। इट्स अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ये चार्ज को क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि चार्ज को मैं स्टोर करके बाद में अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, ये बहुत मामूली से चार्ज हो, ये सिर्फ स्मॉल सर्किट्स के लिए इस्तेमाल होता है।
ये टेम्परेरीली चार्ज को स्टोर करता है और ये तब तक स्टोर कर सकता है जब तक आप इसको करंट दे रहे हैं। करंट आपने ख़त्म कर दिया तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसमें जितना भी चार्ज मौजूद है वो इसमें से माइनस होता जाएगा। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, देखते हैं ज़रा। मैं इसका बटन बंद करूँगा एम्पलीफायर का, मैं एम्पलीफायर का बटन बंद करूँगा, लेकिन इसकी लाइट एकदम बंद नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज इसके बैक एंड के ऊपर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो इसको एकदम ज़ीरो पे नहीं जाने दे रहे। आहिस्ता आहिस्ता इसके लेवल का मतलब जो चार्ज उन्होंने स्टोर किया था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सी इट टेक्स टाइम, बिकॉज इसके अंदर क्या चीज़ लगी हुई है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं, जो कि इसको एकदम से डिस्चार्ज होने नहीं देते। इवन जब मैं ऑन कर भी लेता हूँ ना इसको, तो मेरी आवाज़ स्पीकर तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो ख़ुद को चार्ज कर रहे होंगे। बात समझ रहे मेरी कि नहीं जी। वो भी डेफिनेटली जब आप फ़ोन को चार्जिंग के साथ लगाते हैं तो कुछ देर बाद जो है ना, बिजली की स्पीड ऑफ लाइट से कहते हैं कि वो मतलब तेज़ है, बिजली बहुत तेज़ ट्रेवल करती है, तो थोड़ा टाइम लग रहा होता है आपके मोबाइल तक क्योंकि वो स्टेबलाइज कर रही होती है। जो एज एन इनपुट आपसे ले रही होती है वो तो 220 वोल्ट है ना, लेकिन जो एडाप्टर होता है उसका, उस एडाप्टर के अंदर ढेर सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है और कैपेसिटर्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। और फिर आपके फ़ोन में जब अटैच करते हैं आप चार्जर, तो फ़ोन के अंदर भी कैपेसिटर्स होते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद आपके फ़ोन को चार्ज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बिकॉज कुछ चार्ज जो अपने पास क्या करते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि एकदम जो है ना शॉक ना लगे डिवाइस को, क्योंकि एकदम जब इलेक्ट्रिक करंट आता है ना तो जलने का ख़तरा थोड़ा ज़्यादा होता है। बिकॉज जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आईसीज जल जाती हैं जब एकदम हैवी करंट आता है। तो उसको करंट कैपेसिटर क्या करता है, पीछे से चार्ज ले रहा होता है, लेकिन आगे ना थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा कर रहा होता है, 1, 4, 8, 16 एकदम इस तरह से बढ़ाता नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है ताकि जो अगली डिवाइसेस है वो अडाप्ट कर जाएं ये जो चेंजिंग वोल्टेज के साथ। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। सो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं टेम्परेरीली। क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं टेम्परेरीली। अगर इसकी वैसे डायग्राम देखी जाए ना, जो इस्तेमाल होती है बच्चों को समझाने के लिए, वो होती है कुछ इस किस्म की, 2 वर्टिकल बार्स लगाई जाती हैं और इस तरह से इसको निशान इसका होता है। जैसे यहाँ से करंट आता है, ठीक है। सबसे पहले बाय द वे करंट तो आपको पता है ना, कन्वेंशनल करंट की बात ना करूँ मैं, एक्चुअल करंट की बात करूँ तो एक्चुअल करंट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। एक्चुअल करंट में ट्रेवलिंग किसने करनी है, प्रोटॉन तो नहीं करेगा ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ट्रेवलिंग किसने, मूविंग कौन कर रहा है, मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन की है। तो एक्चुअल चार्ज कैरियर कौन था, इलेक्ट्रॉन था, वो प्रोटॉन नहीं था। प्रोटॉन एक स्टेशनरी चीज़ थी जो न्यूक्लियस के अंदर डांस करता रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट का रिस्पॉन्सिबल है ना, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबल वो इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए नाम इलेक्ट से निकला है, इलेक्ट्रॉन से निकला है ये लफ्ज़। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो कहा जाए तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, वो पूरा पूरा सर्किट है ये, वट एवर जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पूरा इसका साइकिल है। हम इस पर तवज्जो नहीं देता, हम मेन इस पर देते। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस के निशान से कह सकता हूँ, माइनस का निशान कह दूँ, किसी को एतराज़ तो नहीं है इसमें। सो सबसे पहले, और ये जो दरमियान के जो इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो रास्ता है ना, ये है वैक्यूम। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये वैसे डायग्रामेटिकली दिखाया जाता है और होता भी ऐसा, बहुत माइन्यूट्स है ना, एक कह लें कि इसमें एक वैक्यूम सा डेवलप होता है। अब जब चार्जेस यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली चार्जेस क्या करेंगे, वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। माइनस के चार्ज यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू कर जाएगा। जितनी इसकी कैपेसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ला के अपने पास वक्त, ये कौन सा वाला पॉइंट था, ये चार्ज होने का पॉइंट था, कि जिसको आप कहते हैं कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, अब जितने भी चूँकि देखिए ना, आपको मालूम है जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस नेचुरली डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस होंगे तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे कौन से चार्ज, उतने ही मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब हम तो पावर देते जा रहे हैं ना इसको, हम तो वोल्टेज देते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते जा रहे हैं,
एक लम्हा ऐसे आएगा, जैसे देखें ना, आप सारे स्टूडेंट्स आए हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टेज पे आके खड़े हों, तो एक बंदा खड़ा होगा, दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, 20 बंदे आ जाएंगे, कैपेसिटी थी 20 की। अब जब 21वां बंदा स्टेप इन करेगा तो कोई एक क्या करेगा, गिर जाएगा। समझे मेरी बात कि नहीं? सो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा कि जब तक एक कैपेसिटर की एक ताकत थी, वो इलेक्ट्रॉन्स आके इसके पास डिपॉजिट होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आके इसके पास डिपॉजिट होते रहेंगे, और उन्हीं के ऑपोजिट जोन सा कैपेसिटर की जो प्लेट नज़र आ रही है आपको ये वर्टिकल सी, वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी आ जाएंगे। अब जब एक और इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब कहने के एक भी और इलेक्ट्रॉन आया ना, तो वो डायरेक्टली यहाँ से एक और आया तो ये क्या करेगा, जंप करेगा, मतलब गिरेगा यहाँ से। समझ आ रही है कि नहीं? और इसको जो ऑपोजिट प्लेट है वो इसको गिरने नहीं देगी, क्या करेगी, सारे के सारे इसको पकड़ लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो उसका एक साइकिल क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो माइनस अब यहाँ से आते जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते रहेंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट करना शुरू करेंगे। शुरू के अंदर थोड़ा वक्त लगाएंगे स्टेबलाइजेशन के लिए, शुरू के अंदर थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, चार्ज होने का जो वक्त था। अब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ से 2 ट्रेवल करेंगे, चूँकि 2 के 2 गिर जाएंगे, और 2 जो से ना अगले वाले रिसीव कर लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? और जैसे ही यहाँ से पावर आप उसको देना बंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन देना बंद करेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम होते जाएंगे। हर इलेक्ट्रॉन को पीछे से पहले एक ताकत मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी, मजीद इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जाएगी, तो अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट होते जाएंगे। अब ये पॉजिटिव प्लेट्स क्या करेंगी, उनको खींचना शुरू करेंगी, और इट विल टेक सम टाइम, इसको थोड़ा वक्त लगेगा। तवज्जो रखें, इसको थोड़ा सा क्या लगेगा, वक्त लगेगा डिस्चार्ज होते हुए। अब ये डिस्चार्ज किसको बोलते हैं, वो टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो दूसरी प्लेट में जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लें। जैसे मैंने अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी कि जब एम्पलीफायर हम बंद कर रहे थे तो इट टुक सम टाइम टू गेट इटसेल्फ कंप्लीटली ऑफ। वो जो टाइम था वो डिस्चार्जिंग टाइम था एक कैपेसिटर का। सो कैपेसिटर टेक्स सम टाइम टू चार्ज इटसेल्फ। बात समझ रहे कि नहीं? तो जब आपकी स्क्रीन होती है ना कैपेसिटिव, इसको कैपेसिटिव क्यों कहा जाता है, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, इसमें ना लेयर्स होती हैं ग्लास की। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होती है, लेयर्स होती है डिफरेंट ग्लास की। अब हर लेयर के ऊपर ना डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डेवलप की हुई होती है। फिर बीच में होता है फिर वैक्यूम, फिर नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि पूरा एक सर्किट बोर्ड है आपके टच स्क्रीन का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो नेचुरली यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसके चार्जेस उधर जाके गिर जाने हैं, कुछ एक पूरा सर्किट मुकम्मल हो जाना है फिर उसका। बात समझ आ रही है? एक ऊपर की ग्लास लेयर है और एक थोड़े स्पेस के बाद एक नीचे की ग्लास लेयर है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब मैं इसको अगर डायग्रामेटिकली उल्टा दूं, मैं इसको यूं बनाने लग जाऊं, बात समझ आ रही है कि नहीं? यूं बना दूं, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पहले मैंने वर्टिकली दिखाया हुआ था, अब इसको कैसा दिखा दें, इस तरह से आप दिखा दें तो इसकी प्लेट्स आपको इस तरह से दिखेंगी। अब ऊपर से एक शख्स जोन सा है फिंगर प्रेस करेगा, एक शख्स क्या करेगा, फिंगर प्रेस करेगा। तो अब यहां पर भी क्या है, एक अदद यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्जेस हैं जो उसकी सरफेस के ऊपर मंडला रहे हैं। मंडलाने का मतलब पता है ना, रोमिंग अराउंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोमिंग ऑन अ सरफेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? सिमिलरली अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इन द लोअर सरफेस। नीचे वाली लेयर के ऊपर भी वो भी ग्लास लेयर उस शेख साहब तवज्जो रखो, नीचे वाली लेयर के ऊपर भी क्या हो रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब आप ऊपर से किसी भी चीज को प्रेस करेंगे तो नेचुरली डिस्टर्बेंस तो आनी है, चार्जेस डिस्टर्ब होंगे। तो जिस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होती है ना, उसको डिटरमिन कर लिया जाता है आउट ऑफ ऑल अदर, बिकॉज बाकी सारों की वैल्यू सेम थी, एक पॉइंट की वैल्यू खराब हो गई, मतलब आम अंदाज में वैल्यू ख़राब हो जाना, लेकिन वो हमारे हक में है वैल्यू का ख़राब हो जाना। बात समझ आ रही है कि नहीं? वो वैल्यू का ख़राब होना उसी की बेस के ऊपर तो हम डिटेक्ट करते हैं ना कि यहाँ पे टच किया गया था, वहाँ पे टच किया गया था जहाँ की वैल्यू। तो आपने एक लफ्ज़ सुना हुआ है कि नहीं, मल्टी टच? बताएं मुझे। हाँ जी, मल्टी टच सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ?
मल्टी टच कैपेबिलिटी मतलब दो जगहों में आप टच कर सकते हैं और एक ही वक्त के ऊपर वो काम भी कर रहे हो, दोनों टच काम कर रहे होते हैं। आसान वकास सुन रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे होते हैं वो? मैं पूरे महीने के लिए आपको खड़ा कर दूंगा फिर। हाँ जी रेहान, स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टच करें और दोनों काम करें वो, ठीक है, इसको मल्टी टच कैपेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो कैपेसिटिव इस चीज़ की इजाज़त देता है, कुछ कैपेसिटिव स्क्रीन्स होती हैं। तो कैपेसिटिव के अंदर भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स और अभी इसको ज़रा नोट्स खोलें सारे बच्चे। अब मैं ज़रा उसके ऊपर आता हूँ। बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं सारी ही, बट कैपेसिटिव के ऊपर अब मैं थोड़ा सा मज़ीद बात करूँ। कैपेसिटर समझ आया आप लोगों को? तो कैपेसिटर अब जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होगा ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना, ये चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, बात कहीं चार्ज को क्या करता है, ये स्टोर करता है। कहते हैं अच्छा, द कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अ लेयर ऑफ अ ग्लास प्रोटेक्टिव लेयर, नीचे एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड लेयर एंड अ ग्लास सबस्ट्रेट। अब नीचे आप देखें डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, तीनों लेयर्स नजर आ रही होंगी। एक आपको नजर आ रही है प्रोटेक्टिव लेयर, एक कंडक्टिव लेयर और एक होगी ग्लास लेयर। जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो होती है ग्लास की, लेयर ऑफ ग्लास ऊपर होता है शीशे की लेयर, उसके नीचे जो सा होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स आपको पता है एनोड एंड कैथोड, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होते हैं। दो तरह के डिफरेंट कह लें कि इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। कुछ के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कुछ के नेगेटिव चार्जेस। तो उसने जनरल इलेक्ट्रोड का नाम इस्तेमाल किया हुआ है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक पूरा रॉड से जो वर्टिकल से नज़र आ रहा है, इसको एक इलेक्ट्रोड कहा जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरह जो वर्टिकल दूसरा नज़र आ रहा है, इसको भी एक इलेक्ट्रोड कहा जा सकता है। इलेक्ट्रोड की भी फिजिक्स में दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड। एक को बोलते हैं एनोड और एक को बोलते हैं कैथोड। ये कंप्यूटर्स का हिस्सा नहीं है, ये फिजिक्स में बहुत बाद में आएगा। अभी भी जो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बाद में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाके आप करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बात पढ़ लेंगे। केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड्स का, कैथोड एंड एनोड का। कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो यूँ समझ लें एक लेयर है, इफ़ इट कैरीज पॉजिटिव चार्जेस or it carries negative charges, we have nothing to do with it, but since it is carrying charges, that is why you can call it an electrode। आप इसको क्या कह सकते हैं? एक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। लेकिन इसको कैपेसिटिव क्यों कहा जाता है? जस्ट इस वजह से कि फिनोमेना उसका फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी चार्जेस हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ये चार्जेस होंगे, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं? पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है बात की नहीं? इस वजह से इसको कैपेसिटिव कहा गया, और कोई रीज़न नहीं थी। और जब आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो सिर्फ इस पॉइंट के जो से चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब होंगे। इस पॉइंट के चार्जेस क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे। जब वो डिस्टर्ब होंगे बाकी सारे चार्जेस एक जैसे थे। इसको डिटरमिन ऑन बोर्ड माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर देख रहा होता है कि कहाँ कहाँ की वैल्यूज़ ठीक है और कहाँ कहाँ की वैल्यूज़ ख़राब। सॉरी, नहीं, महसूस ही नहीं होता, ये तो महसूस ही नहीं होता, ये तो बिल्कुल यूँ समझ लें ना होने के बराबर है। ठीक है, ना होने के बराबर है। अच्छा, द इंस्टॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर इज एबल टू कैलकुलेट वेयर द चेंज टुक प्लेस। इंस्टॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर वो इस चीज़ को देख लेता है एंड हेंस डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टचिंग। ठीक है, जहाँ पे टच किया गया दोनों। इसके अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, एक आती है सरफेस कैपेसिटिव टच स्क्रीन, एक आती है प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव टच स्क्रीन। एक आती है कौन सी वाली? सरफेस, और एक आती है प्रोजेक्टिव। अब जो सरफेस है ना, उसमें भी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक स्क्रीन के कॉर्नर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक सोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर दी जा रही होती है। तवज्जो रखें जी सारे बच्चे, जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर दी जा रही होती है, और वो पावर क्या होती है? पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर रोटेट हुई भी होती है। क्या होती है? पूरी डिस्ट्रीब्यूट, आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुई भी होती है। ठीक है, देखें, कैपेसिटिव स्क्रीन्स विद सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन, सेंसर्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्रीन। Corners of a screen, small voltages are applied at the corners of the screen, creating an electric field। कॉर्नर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी उसने, चार्ज दिया उसने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। अ फिंगर टचिंग द स्क्रीन सरफेस विल ड्रॉ करंट फ्रॉम ईच कॉर्नर, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस।
हर पॉइंट के ऊपर जहाँ पे आप टच करेंगे उस पॉइंट की कैपेसिटेंस जो सी है वो कम हो जाएगी, यानी कि चार्ज को स्टोर करने वाली जो सलाहियत थी ना वो कम हो जाएगी उस पॉइंट की, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर आपने कॉर्नर्स के ऊपर क्या कर दिया, करंट दे, क्या दे दिया, करंट दे दिया। और ये लगे हुए थे आपके कॉर्नर्स के ऊपर क्या, सेंसर्स, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द करंट को रिसीव करे जा रहे थे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उज़ैर कहाँ बैठे हैं? हाँ, क्या कर रहे थे ये सेंसर्स, क्या कर रहे थे, वैल्यूज को करंट की रिसीव कर रहे थे, ठीक है। और करंट जब आपने दिया है इनको तो सब कुछ न्यूट्रलाइज या नॉर्मल चल रहा था। किसी भी पॉइंट पे आप टच करेंगे तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी उसकी। जब वो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कम होगी तो बोलेगा यार पहले मिसाल के तौर पे मैं 1 वोल्ट सेव कर पा रहा था या एक्सपीरियंस कर रहा था, अब 0.9 कैसे हो गया, ये समझ रहे बात कि नहीं। तो 0.9 हो जाना मतलब वो चार्जेस कम हो जाना, चार्जेस कम होना क्योंकि आपने रास्ता रोक दिया है। आपने क्या कर दिया है, रास्ता रोक दिया है। अब वो रास्ता किस तरह का, वो 2 तरह से हो सकता है। अगर ये ऊपर की लेयर भी आपकी मिसाल लेनी है, ज़रा समझना, ऊपर की लेयर भी कंडक्टिव है। बच्चों, सब बच्चे तवज्जो से सुने, आपकी जो बेयर फिंगर है ये क्या होती है, व्हाट इज़ दिस, कंडक्टिव लेयर है ना, कंडक्टिव है ना। इसी तरह से एक स्पेशल पेन भी इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो ऊपर की निब है, इट्स अ स्पेशल निब, जो आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आप इस पर कुछ भी क्या कर सकते हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं ऑपोजिट साइड से नहीं लिख सकता हूँ, कैन यू सी दिस, लेकिन मैं उंगली से इसको क्या कर सकता हूँ, आप देख रहे हैं बच्चों को नज़र आ रही है लास्ट रो, आप उंगली से क्या कर रहे हैं इसको, आप इसका कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, फिर मैं मार्कर की थिकनेस बढ़ाता हूँ, अब नज़र आ रहा है रेड कलर, कैन यू सी द रेड कलर, ठीक है। हाथ से भी इसको कर सकता हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या है, दोनों कंडक्टिव लेयर्स हैं। उंगली भी मेरी क्या है, कंडक्टर है, जिसको ये अंडरस्टैंड करता है, कैपेसिटेंस चेंज कर देती है उसकी। और एक स्पेशल सरफेस है एक पेन की, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये दोनों चीज़ें कैपेसिटिव के ऊपर काम कर जाती हैं, दोनों चीज़ें कैपेसिटिव पे काम कर जाती हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर मेजर करता है फिर जहाँ पे आपने प्रेस किया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना सेंसर्स लगे हुए होते हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर मेजर्स द डिक्रीज इन कैपेसिटेंस एंड हेंस डिटरमिन्स द कोऑर्डिनेट्स वेयर यू हैव टच्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। दूसरी आती है प्रोजेक्टिव, दूसरी सेकंड ऑप्शन आती है प्रोजेक्टिव, वर्क स्लाइटली डिफरेंटली टू सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन्स। ये पुराने सिलेबस में नहीं था, अब आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों का, ठीक है। ये पास्ट के सिलेबस में नहीं था, ये न्यू सिलेबस की बातें हैं सारी। पास्ट में सिर्फ जितनी बातें बता दी उतनी काफ़ी थी, उसमें सरफेस और प्रोजेक्टिव ये दो नहीं थे, सिर्फ कैपेसिटिव था। कहानी यहाँ तक काफ़ी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या आ गया, दोनों बातें डिटेल ज़्यादा आ गई कैपेसिटिव की। ये जो हम अपने फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन ही होती हैं। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, लाइक ब्राइट सनलाइट के अंदर भी ये विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है, प्रोन टू स्क्रैचेस नहीं होता है, स्क्रैचेस इतनी जल्दी नहीं आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, बात के नहीं क्लियर हो रही बात, प्रोन, हाँ। तो फिर उस पॉइंट के ऊपर कंडक्शन थोड़ी ख़राब होती है इसकी समझ आ रही बात है कि नहीं। फिर वहाँ पे कुछ ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जहाँ पे पानी गिरे तो वो उसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट होती हैं। खैर, प्रोजेक्टिव, इसके मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की तरफ भी आऊँगा। प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन की बात करें तो द ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव लेयर इज़ नाउ इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, इस अंदाज की ग्रिड को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। आपने ऐसी ग्रिड अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देखी हुई भी होगी, डॉट्स की सूरत में, डॉट्स की सूरत में। आप इन जगहों के ऊपर ना डिफरेंट एप्लीकेशंस आप रखते हैं, जैसे कि जिसको मैं शेड कर रहा हूं इस वक्त, व्हाट इज दिस, 1 2 3 4 5, ये रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर क्या है 2। तो जब आप इस पर प्रेस करेंगे ना तो ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर ये डिटरमिन करेगा कि किस जगह में आपने टच किया है, रो नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 2 के ऊपर। तो कंप्यूटर में जो भी चीज़ सेव है कि भाई रो नंबर 5 कॉलम नंबर 2 में क्या था, उसको जो उठा के और एप्लीकेशन को ओपन कर दिया जाएगा, समझ रहे बात। लेकिन जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, जो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन है, फिर उसमें इतना कम नहीं, उसमें बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा,
उसमें बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनाएगा और उस मैट्रिक्स में जो भी आप बटन मतलब उसमें फिर कंप्यूटर में सेव किया जाएगा कि हर पॉइंट पे क्या चीज़ स्टोर हुई भी है, हर पॉइंट पर, यानी कि हर डब्बे में या हर लोकेशन में हर रो एंड कॉलम के अंदर कौन सी चीज़, जैसे आप लोग बच्चे हो ना, आपको तो मैं रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से मैं मतलब लोकेट कर सकता हूँ हर बच्चे को कि फलानी रो में कौन है और कॉलम में कौन है, कि नहीं किया जा सकता है ना, जैसे रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, सही है, कॉलम नंबर 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इसी तरह से स्क्रीन को भी आप लोकेट कर सकते हैं खास जगह में क्या चीज़ सेव की गई थी। क्लियर हो रहा है? The transparent conductive layer is now in the form of an X and Y matrix pattern. This creates a three-dimensional electrostatic field. When a finger touches the screen, it disturbs the 3D electrostatic field, allowing the microcontroller to determine. अब आप जब उंगली टच करते हैं उसके बाद 3D कौन से वाली है, 3 डायमेंशंस कौन सी हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक स्क्रीन से बाहर आने वाली। बाहर बहुत ऊपर तक नहीं आती इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन स्लाइटली उसके ऊपर आ, जैसे आप स्क्रीन के पास अपना हाथ लेके जाएंगे ना, अपने हाथ को या किसी भी बालों को एक खुश्क कागज़ के साथ रगड़ के, तो बालों को करीब लेके जाइएगा तो स्क्रीन के ऊपर आपके बाल थोड़े से क्या होने लग जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ जाएंगे। सॉरी, हाँ, बैलून भी आप अगर इस तरह से कर लें तो क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रगड़ने से ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे अक्सर औकात बसों के अंदर आपने देखा होगा ये जो फ्यूल टैंकर्स होते हैं उसके नीचे एक जंजीर लटकी भी देखी है आप लोगों ने? फ्यूल टैंकर्स के नीचे चेन किस किस ने लटकती देखी है? मुझे बताएं, उसका पर्पस किसी को पता है? अर्थ करने के लिए। अगर वो ना लगी हो ना, और अगर वो जो लिखा होता है इनफ्लेमेबल, हाईली डेंजरस, अगर वहाँ पे किसी भी पॉइंट, अब मैं इसकी भी एक और मिसाल देता हूँ। अक्सर औकात आप ट्रेवल कर रहे होते हैं और आपका बाजू किसी से टकरता है, एकदम करंट लगता है। किसके साथ ऐसा हुआ है? दूसरे शख्स को नहीं महसूस होता, लेकिन आपको एकदम से क्या होता है? करंट महसूस होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ने कुछ चार्जेस को क्या किया हुआ है, अपने सरफेस के ऊपर लाया हुआ है। मतलब बात समझ आ रही? आपकी बॉडी ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी की हुई है, उसको न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, न्यूट्रलाइज होने की ज़रूरत है। क्या होने की ज़रूरत है? न्यूट्रलाइज होने की ज़रूरत है। तो जैसे ही किसी कंडक्टर के पास आप जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक पाथ क्या होगा, मुकम्मल होगा, और साथ ही आपको एकदम शॉक लगेगा। मतलब वो एक पूरा पाथ मुकम्मल हो जाता है। सर्किट का पाथ मुकम्मल होने का मतलब पॉजिटिव साइकिल से लेके नेगेटिव साइकिल तक जाना, पॉजिटिव साइकिल से लेके नेगेटिव साइकिल तक जाना। और नेगेटिव साइकिल मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। एक्चुअल करंट के हिसाब से देखा जाए, एक्चुअल करंट के हिसाब से देखा जाए, कन्वेंशनल हम पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर, जिसमें आप कहते हैं जी पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है करंट। बात तो ये कि है पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, नेगेटिव में जाके ड्रॉप हो रहा है। जो नेगेटिव टर्मिनल ना थ्योरी में कन्वेंशनल करंट के हिसाब से उसको ग्राउंड कहा जाता है। और ये तस्वर किया गया कि अर्थ क्या है, ये एक ओशन है चार्जेस का। एक समुंदर में आप एक जग पानी का डाल दें या निकाल दें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, समुंदर से जग पानी का निकालना या डालना। इसी तरह से आप अर्थ के ऊपर कुछ चार्जेस आप दे दें उसको तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अर्थ एक पूरा करंट भी हमें इसी तरह से लगता है, करंट भी हमें इसी तरह से लगता है कि करंट क्या करता है, अपना पाथ मुकम्मल कर लेता है। करंट क्या करता है, अपना पाथ मुकम्मल करता है। तो जब वो अपना पाथ हमारी बॉडी के थ्रू मुकम्मल करता है तो हमें करंट लग जाता है। क्लियर हो रही बात? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपके साथ हवा टकराई, हवा के टकराने की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर चार्जेस क्रिएट हुए। यही चीज़ जो सी है अक्सर औकात हम लोग अंधेरे में मिसाल के तौर पे आप देखें, आपकी चादर किसी की हो तो आप उसको जब रगड़ें तो उसमें से छोटे छोटे स्पार्क्स निकल रहे होते हैं। छोटे छोटे स्पार्क्स जो किस वजह से होते हैं? वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। अब ये चार्ज अगर किसी इनफ्लेमेबल फ्यूल टैंक के ऊपर आ जाए, वो तो यूँ समझें कि माचिस की तीली जला दिया आपने। एक टैंक के अंदर क्या जला दी? माचिस की तीली जला दी, और उसने क्या करना है फिर? एक्सप्लोड करना है। इसीलिए हर थोड़े टाइम के बाद वो जो जंजीर होती है ज़मीन से जाके क्या करती है? टकरती है। ज़मीन से जाके वो टकरती है ताकि ट्रक की या उस फ्यूल टैंक की बॉडी के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो उसके साथ चिपके हुए हैं वो अगर प्रोड्यूस हो जाए तो जंजीर उसको अर्थ में जाके जैसी टच होगी साथ ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। ऐसा ना हो कि ट्रैवलिंग गाड़ी है, सारा दिन ट्रैवल कर रही हो, चार्जेस अपने पास जमा करे जा रही है और इस हद तक जमा कर ले कि जैसे ही कोई कंडक्टर उसके पास आएगा ना एक्सप्लोड कर जाएगा वो।
बात समझ आ रही है कि नहीं? सो उससे पहले ही मतलब चार्जेस बड़े होने से पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, फ्यूज तो करंट को रोक लेता है ना, अगर एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा करंट आ जाए तो वो करंट को आगे जाने नहीं देता, ताकि आगे की जो अप्लायंसेस है वो जल ना सके, खुद ब्रेक हो जाता है वो, इसीलिए फ्यूज़ ब्रेकर्स कहा जाता है। खुद उसकी वायर पिघल जाती है, मतलब उसमें इतनी पतली वायर डाली जाती है ना कि जब उसमें से जब क्या कहते हैं ज़्यादा करंट जब गुजरे, करंट गुजरने से वायर है ना वो गर्म हो जाती है। जब वो वायर गर्म होती है, पतली वायर होगी तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो मेल्ट हो जाएगी वो। तो जब मेल्ट होती है तो करंट का रास्ता क्या हो गया, ख़त्म। जब करंट का रास्ता ख़त्म तो आगे के अप्लायंसेस बच जाएंगी, फ्यूज़ उड़ जाएगा। रेजिस्टर तो करंट को रेजिस्ट करता है ना, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। फ्यूज़ तो यह है कि करंट को रोक देता है, ख़त्म, मतलब आगे करंट जाता ही नहीं है, ठीक है। तो एक डिफरेंट चीज़ें, ये सारी फिज़िक्स की बातें हम करेंगे, मतलब फिज़िक्स में आप लोग करेंगे जाके। तो ये आपको समझ आया। फिर प्रोजेक्टिव का भी 3 डायमेंशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो कर रही होती है, जिधर आप प्रेस करते हैं वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी है वो तब्दील होती है, इसीलिए इसको प्रोजेक्टिव कहा गया है। ये जैसा प्रोजेक्टर्स नहीं होते, लाइट आगे की तरफ जा रही, इसमें भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायमेंशन में प्रोजेक्ट हो रही है, एक्स, वाई और थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर की तरफ, ठीक है। एडवांटेजेस देख ले, बेटर इमेज क्लैरिटी देन रेजिस्टिव स्क्रीन्स, ब्राइट सनलाइट या स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, वेरी ड्यूरेबल स्क्रीन्स दैट हैव हाई स्क्रैच रेजिस्टेंस, लेस प्रोन टू स्क्रैचेस, मैंने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, क्या कहा था मैंने, लेस प्रोन टू स्क्रैचेस। फिर मैंने कहा था प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन्स अलाउ मल्टी टच, प्रोजेक्टिव मल्टी टच की कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। मोस्टली होता है इस तरह से कि वो ख़राब हो जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रखी जाए उसके पास। यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है अब नहीं होता ये, पहले किसी दौर में होता था, अब तो बहुत सी वो जैसे नहीं वाटर प्रूफ फ़ोन आ रहे हैं तो पानी के ऊपर भी काम करते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है। कल मैं इंफ्रारेड का कराऊंगा, इंफ्रारेड का समझिएगा, जैसे नहीं बनेगा ये मैट्रिक्स ही बच्चों, बनेगा ये मैट्रिक्स ही बनेगा। इधर भी सेंसर लगा दूं और इधर रिसीवर लगा दूं, मतलब इधर ट्रांसमीटर इधर रिसीवर, इधर ट्रांसमीटर इधर रिसीवर, एक मैट्रिक्स सा बन जाएगा। तो जिस जगह पे मैं टच करूंगा ना तो बाकी हर सेंसर वैल्यू ले रहा है, सिर्फ एक, जैसे नहीं यार वो 2D पैरिटी निकाली थी, याद है 2D पैरिटी एरर निकाला था ना, 2 डायमेंशनल एरर पैरिटी चेक जो सा था, हॉरिजॉन्टल पैरिटी भी निकाल रहे थे और वर्टिकल भी निकाल रहे थे, तो जहां पे ओवरलैपिंग हो रही थी वो प्रॉब्लम वाली बिट थी, याद आ रहा है। यही फिनोमेना इंफ्रारेड में होता है, हॉरिजॉन्टल भी सेंड और रिसीव हो रहे होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, और वर्टिकली भी हो रही होती है। तो जिधर आप क्लिक करते हैं वो रास्ता रुक जाता है, तो जो रास्ता रुक जाता है माइक्रो कंट्रोलर, ऑन बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर डिटरमिन कर लेता है कि सारे सेंसर्स की वैल्यूज ओके आ रही थी और कुछ जगह की वैल्यूज ओके नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वो डिटरमिन कर लेगा कि किस जगह में जाके टच किया गया था। क्लियर हुई मेरी बात? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।